हेलो एवरीवन। आज हम 5वीं कक्षा की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आसपास में दिया गया पाठ 3 चखने से पचने तक को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 3 चखने से पचने तक। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और अपनी माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी, तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर। झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या? इमली चाटते चाटते। मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर। यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक बार, ये है इनकी माँ, ये है झुम्पा और ये है झूलन। झुम्पा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और झूलन जो है वो इन्हें कुछ कुछ चीज़ें टेस्ट करवा रही हैं। अब यहाँ पर आगे था, उसकी माँ ने कहा, जब उसने गुड़ की डली उठाई झूलन ने, तो उसकी माँ बोली कि पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लेगी, यानी एकदम से पता चल जाएगा कि ये गुड़ है, उसको पीस कर खिलाओ। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीस कर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा। एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। आगे यहाँ पर है, चर्चा करो और लिखो। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखो। तो इसमें पूछे, तुम्हारे मुंह में पानी कब कब आता है? जब मैं अपनी पसंद का व्यंजन देखता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में इसने कहा था कि कोई अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनका स्वाद बताओ। तो यहाँ पर देखिए चीज़ें लिख रखी है मैंने, स्वाद लिखा है। जैसे नींबू है, उसका स्वाद खट्टा होता है। लड्डू मीठा, भुजिया नमकीन, पिज़्ज़ा मसालेदार, चॉकलेट मीठी। अब आगे यहाँ पर है कि तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग। तो हम कह सकते हैं हमें अलग अलग स्वाद पसंद है। क्यों? क्योंकि एक ही स्वाद से मैं ऊब जाती हूँ, यानी अलग अलग चीज़ें खाते हैं हम, अलग अलग स्वाद की चीज़ें खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम बोर नहीं होते हैं, ऊबते नहीं हैं। झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? हाँ, पता चल सकता है। अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? हाँ, हम पहचान पाएंगे। कैसे? हम उसे उसकी गंध से पहचान पाएंगे, क्योंकि जो सौंफ होती है उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, दूर से ही पहचान लिया जाता है कि ये सौंफ है। आगे है कि खेल में झुम्पा ने
मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो? अब इसमें मछली को झट से पहचान लिया। कैसे पहचाना उसने उसकी गंध से पहचान लिया था। ठीक है, ऊपर यहाँ आया भी था कि उसने मछली को जो है वो झट से पहचान लिया था। जब उसने मछली खिलाई थी तो झुम्पा ने झट से पहचान लिया। तो कैसे पहचान लिया था? उसने जो है उसकी गंध से ही पहचान लिया था। अब आगे इसमें आता है कि वे कौन सी चीज़ें जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो। तो किस किस चीज़ को पहचान सकते हैं? जैसे बच्चों लहसुन है, लहसुन को पहचान जाते हैं हम, है ना, सूंघ कर पहचान लेते हैं। पुदीना है, पुदीने को सूंघ कर पहचान लेते हैं। इस तरह से धनिया है, धनिए को सूंघ कर पहचाना जाता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सूंघ कर पहचान सकते हैं। अब इसमें आ जाता है, क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? तो बच्चों हाँ, कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो कई बार दवाई में से थोड़ी स्मेल सी आती होती है, तो घर वाले कह देते हैं कि अपनी नाक बंद करो और झट से दवाई को पी जाओ, है ना। ऐसा करने से जो है वो स्मेल भी नहीं आती है और जो है ज़्यादा टेस्ट का पता भी नहीं चलता है और आराम से पी जाती है। आगे यहाँ पर आ जाता है आँख बंद करके स्वाद पहचाना। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो कि उनका स्वाद कैसा था, खाने की चीज़ क्या थी। तो स्वाद मीठा था, ये टॉफ़ी थी। आगे अब जैसे है कि जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था, आगे पीछे बाईं या दाईं तरफ से। तो यहाँ पर देखिए, ये सवाल जानने से पहले हम एक बार जीभ को अच्छे से देख लेते हैं कि स्वाद का कैसे पता चलता है, कहाँ पर कौन सा स्वाद होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जीभ है बच्चों, और इसमें जो हमारा टिप होती है, टिप ऑफ द टंग, यानी जो आगे का हिस्सा होता है, इससे हमें मीठे और नमकीन के बारे में पता चलता है। जो बीच का पार्ट होता है जीभ का, जो बीच का पार्ट है, उससे हमें खट्टे के बारे में पता चलता है। और जो हमारे पीछे का हिस्सा होता है जीभ का, उससे हमें कड़वे के बारे में पता चलता है कि कोई चीज़ कड़वी है। तो इसमें अब जैसे इसने पूछा है कि जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था, आगे पीछे बाईं या दाईं तरफ, तो आगे हिस्से से ज़्यादा पता चलता है मीठा और नमकीन का। आगे तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला, अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो। तो आपको ये खुद चीज़ें टेस्ट कर करके और देखनी है कि आपको कौन से हिस्से से ज़्यादा स्वाद आ रहा है, ये आपको खुद करना है। आगे है कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, जैसे कि होंठ पर रखो, तालू पर रखो, जीभ के नीचे रखो। क्या कहीं और भी स्वाद का पता चला? नहीं, ऐसे रखने से स्वाद का पता नहीं चलेगा। जब हम जीभ के ऊपर ही रखते हैं किसी चीज़ को, तो हमें उसके स्वाद का पता चलता है। अब आगे आ जाता है इसमें कि जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। जीभ के अगले हिस्से को यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया, जीभ के आगे वाले हिस्से को इसने कहा है कि साफ कपड़े से पोंछो ताकि सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो, क्या कुछ स्वाद आया? तो ये आपको घर पे करके भी देखना है बच्चों। सोचो कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो इसमें स्वाद नहीं आएगा। इसमें लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं आया? क्योंकि सूखी जीभ पर लार नहीं होती। लार अगर हमारे खाने में, लार के साथ भी हमें टेस्ट आता है। आगे है शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? हाँ, हमारी जीभ की सतह खुरदरी दिखती है और इस पर कुछ दाने दाने से दिखते हैं। अब आगे यहाँ पर है, बताओ अगर कोई हमसे पूछे कि कैसे कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? तो इनको टेस्ट करके और इनका स्वाद बताना बच्चों कि कैसा है। टमाटर है, प्याज है, सौंफ है, लौंग है, इनका स्वाद बताना आपको। स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर लिखो।
अब यहाँ पर जैसे लहसुन है, इसमें दिया है ना लहसुन का कैसा वो होगा, तो लहसुन जो है वो तीखी गंध के साथ कड़वा होगा। टमाटर जो है वो मीठा, खट्टा और रसीला होता है। प्याज जो है वो तीखा होता है। और सौंफ जो है वो खुशबू के साथ उसका स्वाद मीठा होता है। आगे है कुछ चीज़ें चखने के, यहाँ पर ये देखिए, आगे कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली सी सी, ऐसी आवाज़ आई इसने, ऐसे सोचो उसने क्या खाया होगा, तो उसने मिर्ची खाई होगी, तभी सी सी की आवाज़ आ रही होगी। आगे तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज़ें निकालो, जैसे घूंट, किसी चीज़ की घूंट, जैसे सूप है, चाय है, खीर है, तो वो घूंट की आवाज़ आती है। कुछ चाटने की आवाज़ आती है, जैसे अचार, इमली वगैरह जब हम चाटते हैं तो चाटने से आने वाली ध्वनि है, तो वो आपको निकाल कर दिखानी है। आगे अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। तो ये अपने साथियों से चर्चा करनी है आपको क्लास में। आगे है चबाकर या चबा चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। सब मिलकर कक्षा में यह गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो, तो इसके लिए ये चावल ले सकते हैं। ये एक्टिविटी करनी है आपको कि आपको चबा चबा कर कुछ चीज़ें खानी। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें दिखाया है, ये लड़का है, इसने बूटा ले रखा है और यहाँ इसने कहा पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबा कर निगल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? नहीं। अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30 से 32 बार चबाओ। कुछ देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? हाँ। अब खाना मीठा लगने लगा। तो बच्चों जितना हम खाने को चबा चबा कर खाएंगे, जितनी बार उसको चबाएंगे तो वो मीठा होता जाएगा। अब आगे यहाँ पर है, इसमें चर्चा करो। घर में लोग तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे। तो हमने सुना है ऐसा, तो हम इसमें लिखेंगे हाँ, मुझे मेरी माँ ऐसा कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि अच्छी तरह चबाने से खाना ठीक से पचने में मदद मिलती है। आगे जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे आते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे हरा अमरूद शुरू में थोड़ा सा कड़वा व सख्त लगता है, लेकिन बाद में चबाने पर मीठा और मुलायम हो जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ तक होगा ये क्वेश्चन, मुलायम हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सोचो तुम्हारे मुंह में लार क्या काम करती होगी। तो इसमें है लार खाने को मुलायम और अच्छी तरह से निगलने में मदद करती है। अब आगे आ जाता है हमारे दिल की बात। तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा। तो शरीर में खाना जो है हमारे पेट में जाने के बाद आँत में जाता होगा। आगे दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो, क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग है। तो ये आपको खुद करके देखना है कि खाना जो है वो कहाँ कहाँ यहाँ पाइप से होता हुआ कहाँ कहाँ जाता है। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है और फिर देखना है कि चित्र एक जैसा है या अलग अलग है। इसमें लिखा है हाँ, सभी ने एक समान चित्र बनाए हैं। आगे इसमें आ जाता है चर्चा करो। क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो बच्चों हम कई बार कह देते हैं जब हमें तेज़ से भूख लगती है ना, ज़ोर से भूख लगी होती है, तो हम कहते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? नहीं। तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है। इसमें लिख सकते हो कि मेरे अंदर कुछ खाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। कई बार क्या होता है बच्चों, पेट में आवाज़ें सी भी आने लगती है, ठीक है, ज़्यादा तेज़ भूख लग जाती है। तो आगे सोचो अगर तुम 2-3 दिन तक कुछ भी न खाओ तो क्या होगा। तो इसमें लिख सकते हो कि मैं थक जाऊंगा और बीमार हो जाऊंगा, या बीमार हो जाऊंगी, थक जाऊंगी, ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे क्या तुम 2-3 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो। सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है तुम बिना पानी पिए रह सकते हो? नहीं, नहीं रह सकते। ये पानी जो है वो कहाँ जाता होगा,
इसमें है पानी का उपयोग हमारे शरीर द्वारा विभिन्न चयापचयी गतिविधियों के लिए किया जाता है। चयापचयी यानी कि भोजन को पचने के लिए की जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए किया जाता है। हम जो पानी पीते हैं वह मूत्र व पसीने के रूप में बाहर निकल भी जाता है, यानी जो पानी पीते हैं उसमें कुछ तो भोजन को पचने में लग जाता है और बाकी कुछ हमारे मलमूत्र के रूप में, मूत्र के रूप में या पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। आगे यहाँ पर देखिए एक कुछ चित्र दिए गए हैं। इसमें है यहाँ पर ये लड़की ये कहती है भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। अब ये लड़का कहता है जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। ये लड़की देखिए बैठी है, ये कह रही जब मैं भूखा, ये लड़का है वो है ये कहता है जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ। आगे यहाँ पर देखिए ये कहती है जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है, ये इसकी बहन है। और ये कुत्ता कहता है मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। अब आगे है यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, हॉस्पिटल का चित्र है। यहाँ पर ये लड़की है, ये नर्स है और इस लड़की को ये बीमार है और इसको जो है ग्लूकोज चढ़ रहा है। अब यहाँ नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा। ग्लूकोज चढ़ाने के लिए यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिलेगी और हिम्मत भी। अब आगे यहाँ पर है बताओ और चर्चा करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि उल्टी दस्त होने पर शरीर में पानी, नमक व चीनी की मात्रा कम हो जाती है। इसकी पूर्ति करने के लिए चीनी और नमक का घोल दिया जाता है। क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? कहाँ? तो लिख सकते हैं हाँ, मेरे घर पर देखा है, या तुमने जहाँ भी देखा है ना उसका यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? हाँ। उसका स्वाद कैसा होता है? ग्लूकोज का स्वाद जो है वो मीठा होता है। इसमें आगे है कि अपने साथियों को बताओ, आपको अपने साथियों को भी बताना कि ग्लूकोज जो है वो मीठा होता है। आगे यह है क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों चढ़ाया गया है उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। तो ये बातें क्लास में आपको अपने साथियों के साथ चर्चा करनी है। आगे है नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती हैं। सोचो वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि खेलते समय हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, थकान महसूस होती है। ग्लूकोज का घोल हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब आगे इसमें आ जाता है चित्र देखकर बताओ नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया। तो इसमें लिख सकते हैं कि ग्लूकोज की बोतल को एक स्टैंड से लटकाया गया है। इस बोतल से सुई की सहायता से बूंद बूंद करके ग्लूकोज को रोगी के शरीर में पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर ऊपर एक बार मैं आपको ये फोटो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक स्टैंड है। इस स्टैंड की सहायता से ग्लूकोज की बोतल को यहाँ पर लटकाया गया है और यहाँ पर ये सुई के माध्यम से, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, सुई के माध्यम से जो है बूंद बूंद करके यहाँ से जाती है, एक एक बूंद टपक टपक के और इस पाइप में से और शरीर में चली जाती है। तो इस तरह से ग्लूकोज जो है बच्चों चढ़ाते हैं। आगे यहाँ आ जाता है कहानी खिड़की वाले पेट की। अब इसमें एक कहानी है खिड़की वाले पेट की, वो पढ़ते हैं हम। सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे ज़रूर पढ़ेंगे। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की।
पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल। बातें जान ली उसने भेद की, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहे तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले। क्या खाया क्या चबाया, क्या नहीं पचा क्या पचाया, कर सकते थे यह मीन मेघ भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीज़ें करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट, बाहर निकाल सकते थे, बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेव भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की, कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। तो ये छेद की कहानी बताई गई है कि सुनो एक कहानी है, अनोखे पेट की कहानी है और पेट में एक छेद था, उस छेद की कहानी बताई गई है। ये एक मार्टिन नाम का एक फौजी था और उसको गोली लगी थी और उसका इलाज जब हुआ था तो उसमें पेट में जो है वो छेद रह गया था और इस तरह से वो उस छेद के माध्यम से ही अपनी वहाँ चीज़ें देख सकता था, उसकी चीज़ खाया हुआ उसने क्या खाया है, क्या चबाया है, उसका खाना पचा भी है या नहीं है, ये सब जो है वो अपने छेद के माध्यम से देख लेता था कि जो भी चीज़ें गड़बड़ कर जाती थी उन्हें हाथ डालकर वो झटपट से बाहर भी निकाल देता था। ठीक है, वो अपने दाल भात सेव जो भी खाता था वो उन्हें देख सकता था। तो इस तरह से ये कहानी बताई गई है। अब आगे यहाँ पर आ जाता है कहानी पेट में झाँका जाना भेद। इसमें तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बॉमॉन्ट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झाँका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बॉमॉन्ट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में? 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को ये नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने में के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने ये देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबोकर उसमें रख दी जाए तो क्या यह पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे तक रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी। यहाँ पर देखिए ये एक चित्र भी दिखाया गया है और इसके पेट में यहाँ पर ये चित्र भी दिखाया गया है। यहाँ ये डॉक्टर जो है वो देख रहे हैं
इसका जायज़ा ले रहे हैं। आगे है इसमें तालिका बना ली। डॉक्टर बॉमोंट की तालिका देखो। खाने की चीज़ यहाँ पर है, पचने में कितना समय लगा, गिलास के पाचक रस में कितना लगा, पेट में कितना लगा और गिलास के पाचक रस में कितना टाइम लगा। तो जैसे कच्चा दूध था, खाने के चीज़ में कच्चा दूध, उसमें पेट में तो 2 घंटे 15 मिनट में पच गया, लेकिन गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 45 मिनट लगे। उबला दूध है, उसको 2 घंटे पेट में लगे, लेकिन गिलास में के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट लगे। पूरी तरह उबला अंडा पेट में 3 घंटे 30 मिनट, लेकिन गिलास में 8 घंटे लगे। कम उबला अंडा था, वो 3 घंटे पेट में लगे, लेकिन गिलास में 6 घंटे 30 मिनट। कच्चा अंडा फेंटा हुआ था, पेट में पचने के लिए 2 घंटे लगे, लेकिन गिलास के पाचक रस में उसे 4 घंटे 15 मिनट में पचने में जो इतना टाइम लगा। आगे है कच्चा अंडा, उसको 1 घंटे 30 मिनट यानी 1.5 घंटे में पेट में वो पच गया था, लेकिन गिलास के पाचक रस में पचने में उसे 4 घंटे लगे। इसने कहा कहो अब क्या सोचते हो, है कुछ फ़ायदा इस पेट का? तो पेट में जो है वो जल्दी जल्दी चीज़ें पची है। यहाँ ऊपर हमने देखा भी है तालिका में। डॉक्टर बॉमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी ये देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे ये भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस यानी एसिड या अम्ल जिसको कहते हैं, एसिड की तरह ही होता है वो पाचक रस। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है? हाँ, हमने सुना है, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो तो ये एसिडिटी हो जाती है। उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? तो ये बड़ी मज़ेदार कहानी थी, है ना बच्चों? अब आगे है सोचो और चर्चा करो। अगर डॉक्टर बॉमोंट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते? उन प्रयोगों के नतीजे भी बताओ। तो इसमें तुम लिख सकते हो, अगर मैं बॉमोंट की जगह होता तो मैं अंडे, चपाती या खीरे के साथ प्रयोग करता। मैं पेट में कुछ पाचक रस निकालता, पेट से कुछ पाचक रस निकालता और इन रसों को अलग अलग गिलासों में रखता। फिर मैं इन तीनों गिलासों में बराबर मात्रा में अंडा, चपाती और खीरा मिलाता। मैं हर खाने को पचाने में लगने वाले समय की जांच करता। आगे आ जाता है सही खाना और अच्छी सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, एक रश्मि और दूसरा है कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत में कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गई है, तुम भी पढ़ो। तो यहाँ पर देखिए ये 2 बच्चे हैं, यहाँ नजर आ रहे होंगे आपको। ये है रश्मि, ये 5 साल की है, कितनी दुबली पतली है, बिल्कुल मरियल सी, है ना। और ये है कैलाश, ये 7 साल का है, कितना मोटा है। यहाँ पर देखिए कितनी चर्बी इसके शरीर पर जो है वो चर्बी चढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा। अब इसमें यहाँ पर जब हम देखते हैं इनके बारे में तो यहाँ कुछ लिखा है। इसमें लिखा है कि रश्मि 5 साल की है लेकिन 3 साल की लगती है। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती। और खाना क्या खाती है ये बताया गया है। पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया, यानी इसको खाना मिलता नहीं है। कभी कभी एक आध रोटी मिल जाती, थोड़ी बहुत चावल मिल जाते हैं। आगे इसमें कैलाश के लिए दिया गया है 7 साल का है, उम्र से बड़ा लग रहा है वो। उसका शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता। बस से स्कूल जाता है, दिन में कई घंटे टीवी देखता है, यानी वो कुछ खेलता कूदता भी नहीं है कि उसका शरीर ठीक हो जाए। आगे क्या खाता है देखिए, घर का बना खाना उसको पसंद नहीं है।
दाल चावल रोटी सब्जी से वो दूर रहता है। वो बाज़ार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही भाता है उसे, यानी बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा खाता है और जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। हमें अपने घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए बच्चों। जो हमारी माँ हमारे लिए खाना बनाती है वो सबसे अच्छा खाना होता है और सभी बच्चों को वही खाना खाना है, ठीक है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी। आगे है, डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। यानी एक को तो खाना प्रॉपर मिल नहीं रहा है, लेकिन दूसरे को जो मिल रहा है वो खा नहीं रहा है, वो बाजार की चीज़ें खा रहा है। अब यहाँ पर है चर्चा करो। तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? क्योंकि वह गरीब परिवार से है, उसको रोटियां मिल नहीं रही है। आगे, क्या कैलाश को खेलकूद में दिलचस्पी होगी? नहीं। सही खाने से तुम क्या समझते हो? सही खाने का मतलब है बच्चों कि भोजन में अच्छी मात्रा में पौष्टिक भोजन शामिल होता है जो शरीर के लिए आवश्यक है। यानी अच्छी मात्रा में जो पौष्टिक चीज़ें हैं वो शामिल हो, वही अच्छा भोजन होता है। आगे इसमें है, तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? लिखो। क्योंकि गरीब होने के कारण रश्मि को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है, जबकि कैलाश अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन कर रहा है। कैलाश को सॉफ्ट ड्रिंक्स चिप्स बर्गर पिज़्ज़ा खाना पसंद है जो शरीर के लिए हानिकारक है। आगे इसमें है, दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना खाते थे। ये आपको अपने दादा से पूछना है। तो ऐसे जैसे मैंने लिखा ऐसे ही आपको लिख देना है जो वो बताते हैं। जैसे मैंने लिखा, मेरे दादा दादी ने बताया कि वे दाल रोटी हरी सब्जियां खाते थे, वे 1 मील चलकर स्कूल जाते थे, वे हमसे कहीं ज़्यादा काम करते थे। अब आगे है, अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो या जो काम करते हो उनके बारे में। तो इसमें है कि आजकल हम जंक फूड खाते हैं, कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते। बाहर ज़्यादा खेलने के लिए भी बच्चे आजकल जाते नहीं हैं, घर में ही मोबाइल में लगे रहते हैं तो या टीवी में लगे रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों, बाहर भी खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे शरीर में जो है वो ताकत आती है, एनर्जी आती है, हमारा शरीर रोगों से दूर रहता है अगर हम बाहर शारीरिक गतिविधि करते हैं तो। आगे है कि आपके द्वारा की गई चीज़ें या बातें बड़ों जैसी है या उनसे अलग है? तो उनसे अलग है। अब आगे इसमें है, भर पेट खाना सभी बच्चों का हक। एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ है रश्मि जिसको भरपेट खाने को मिलता ही नहीं। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं, उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना ही भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अब आगे है, सोचो और चर्चा करो। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे पूरा दिन भर पेट भोजन ना मिलता हो? ऐसा क्यों? तुम लिख सकते हैं, हाँ, वे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, गरीबी और बेरोजगारी के कारण वे पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि लोगों को भूखमरी का शिकार क्यों होना पड़ता है? गरीबी और बेरोजगारी के कारण लोगों को भूखमरी का शिकार होना पड़ता है। कुछ समय तक भरपेट भोजन ना मिलने पर हमें स्वास्थ्य संबंधी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो इसमें है, ऐसे बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे थकान होना, कमजोरी आदि। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि खेतों का अनाज मंडियों के बाद कहाँ जाता है? तो मंडियों के बाद सरकारी गोदाम में, फिर वहाँ से राशन की दुकानों पर जाता है। यहाँ पर आप कोमा लगा सकते हैं, मंडियों के बाद सरकारी गोदाम में, फिर वहाँ से राशन की दुकानों पर जाता है। आगे इसमें है, क्या तुमने मंडियों या गोदामों में अनाज के भारी नुकसान जैसी खबरें पढ़ी या सुनी है?
मंडियों या गोदामों में बड़े पैमाने पर अनाज की बर्बादी की खबरों को इकट्ठा करो। तो ये काम आपको करना है बच्चों। आपको पुराने अखबार लेने हैं, उसमें मंडियों या गोदामों की जो है वो अनाजों की फ़ोटो होगी, वो आपको वहाँ पर अपनी कॉपी में चिपकानी भी है। उन खबरों को अच्छे से पढ़ना भी है। फिर उन्हें पढ़कर पता करो कि अनाज खराब होने के क्या कारण थे, इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, चर्चा करो। तो ये सब आपको खुद ही करना है। ये लेसन जो है यहीं पर आज ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नया लेसन लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।